नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूं, जो आने वाले बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेंटर से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आप 15 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। अगर आप 15 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपनी माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है तो कौन सी है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल ये आपको बताना है। तो ये है नेल्लोर नस्ल। कौन सी? नेल्लोर नस्ल है भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है तो कौन सी है। पशु में धन में जो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है तो ये देती है सूकर। कौन? सूकर जो है ये सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में स्थायी किरदंतों की कुल संख्या है तो कितनी है। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी किरदंतों की संख्या तो ये है 8। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो इसकी इकाई है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर इसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो क्या है। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो इसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर। क्या? एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रेकत्व की यूनिट है तो क्या है। प्रेकत्व की यूनिट तो इसकी यूनिट है हेनरी। क्या है? हेनरी है प्रेकत्व की यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है तो इनमें से कौन सी है जो घनत्व की सही इकाई है तो घनत्व की सही इकाई है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है। जब किसी पिंड की गति को हम दोगुना कर देते हैं तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या? संवेग दुगना हो जाता है उसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा तो कहाँ पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा तो जब स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। जब पिंड स्वतंत्र रूप से गिर रहा होगा उस समय पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है तो किस देश में अधिक प्रचलित है एक्यूपंक्चर तो ये अधिक प्रचलित है चीन में। कहाँ? चीन में अधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है तो क्यों झुकता है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर तो ये झुकता है स्थिरता बनाने के लिए। किसके? स्थिरता बनाने के लिए आगे झुकता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया, तो ये कहलाती है फिशिकल्चर। क्या? फिशिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? किसी भार का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, तो वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। क्या? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? तो किसके मापने में प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर का? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में। किसके? गैसों के दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं कीटों के बारे में अध्ययन को? तो इसे हम कहते हैं एटमोलॉजी। क्या? एटमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? तो क्या होगा? बैरोमीटर के पारे के ऊपर स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर तो पारे का स्तंभ गिर जाएगा। क्या? पारे का स्तंभ गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में तो कैसा हो जाता है? जब बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में, तो ये हो जाता है निम्न होगा, यानी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो कौन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक? तो इसका जनक है जोसेफ लिस्टर। कौन? जोसेफ लिस्टर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, तो ये कहलाता है संवाहन। क्या? संवाहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता तो कैसी हो जाती है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता तो घट जाती है, वायु की तापीय चालकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पर। किस पर? तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊष्मीय मान। क्या? ऊष्मीय मान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? तो कितने रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष जब वह आकाश में प्रतीत होता है? तो उसमें दिखाई देते हैं 7 रंग। कितने? 7 रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण हमें आकाश का रंग
नीला दिखाई देता है तो ये देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है प्रकाश के अपवर्तन के लिए? तो इसके लिए उत्तरदायी है प्रकाश की आवृत्ति। क्या? प्रकाश की आवृत्ति, ये उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। तो प्रकाश का रंग किस पर निश्चित किया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके? तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के बनने का कारण है। तो क्या कारण है इंद्रधनुष के बनने का? तो इसका कारण है पूर्ण पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का परिवर्तन, यानी पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ अपना कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।